न्यूकासल नेटवर्क एनसीएन टीवी के पैनल डिस्कशन में सैमसन जावेद और मेरी साथी मेजबान एस्टर डैनियल जो एक एजुकेशनिस्ट भी हैं की जानिब से आप तमाम पैनलिस्ट को खुशामदीद। नाज़रीन, आज आप बच्चों की जिनसी इत्तेसाल की रोकथाम और इलाज के लिए हिकमत अमली का दूसरा हिस्सा देखेंगे, क्योंकि ये एक इंतहाई एहसास और अहम इशू है जिसे एक नशिस्त या दो बार वाज़ेह करना इंतहाई मुश्किल है। ये एक ऐसा इशू है जिसकी रोकथाम के लिए आगाही, कानूनी और अमली तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जिनसी पैजारी मासूम बच्चों को अपनी तस्कीन का निशाना बनाकर सबूत का ख़त्म करने की खातिर उनको कत्ल कर देते हैं। हुकूमती इक़दाम के बावजूद इन शर्मनाक वाक़यात में कमी नहीं आ रही, बल्कि इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने बच्चों की जिनसी इत्तेसाल की रोकथाम और हुकूमती इक़दाम पर गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू को मज़ीद बढ़ाने के लिए हमने नई शख्सियात को मदऊ किया, जिनमें चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर पंजाब ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल शजा कुतुब भट्टी साहब हैं। हम उनके इंतहाई मशकूर हैं। इसके साथ ज़्यादा एडवोकेट ज़ायदा सादिक हैं, फिर जेम्स रहमत हैं, और हमारे पहले के एडवोकेट तबस्सम यूसुफ हैं जो पहले भी आ चुकी हैं। तो मैं उनसे बाद में गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा अगर गुफ्तगू का की पॉइंट्स जो गुज़श्ता गुफ्तगू हुई थी फिर करना। एक बड़ी हैरत कुन बात है कि अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो इतना मामला या इतना सूरत हाल ख़राब नहीं जितनी के दूसरों पे है, लेकिन मसला क्या है कि हम क्यों इतने वरीड हैं, जो भी काम कर रहे हैं क्यों वरीड हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि चूंकि हम मशरकी हैं और मशरकी एक इक़दार, मैं कंपैरिजन यहाँ नहीं करूँगा कि ये कंपैरिजन हम करें, लेकिन वो इक़दार इतनी खूबसूरत इक़दार थी कि मोहल्ले की गली मोहल्ले में जो माँ बेटी या बहू, ये सबकी सांझी कह लें या इज्जतें सबकी सांझी होती थी। ये क्यों इतना बड़ा, इतना घिनौना फेल क्यों सामने आया, ये एक हमारे लिए लम्हाए फिक्रिया है। तो इससे पहले कि मैं एस्टर साहबा को दावत दूं कि वो मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दें, तो मैं गुजारिश करूंगा एडवोकेट तबस्सम साहबा से कि वो मुख्तसरन जो है वो पार्ट 1 का तारफ़ दें, ताकि जो नए इस वक्त हमारे साथ आए हैं वो समझ सकें कि क्या गुफ्तगू हमारी पहले में हुई। बहुत शुक्रिया, और एस्टर साहबा आपका भी शुक्रिया, बी पेशेंट। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सैमसन भाई, क्योंकि आप जो कॉज लेकर चल रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत है। क्योंकि जो हमारे मुल्क का फ्यूचर है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, वो हमारे मुल्क का सरमाया हमारे बच्चे हैं। अगर यही गलत हाथों में या इनके साथ कुछ गलत इनका जिनसी और साइकोलॉजिकल इत्तेसाल होता है, तो जिसके लिए हमने लास्ट सेशन में भी यही बात की थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें हैं वो क्या है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि अब्यूज़ क्या क्या है, जो साइकोलॉजिकल है, फिजिकल है, मेंटल है, सेक्सुअल अब्यूजेस हैं जो बच्चों के साथ पाकिस्तान के अंदर जो है नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है उनके साथ हो रहे हैं। इसी तरह से उनकी प्रिवेंशन के लिए हमने लास्ट जो पैनल था वहां पे ये डिस्कशन हो रही थी कि हमने किस तरह से घरेलू और मुल्की सतह पर और कम्युनिटी सतह पर इनकी रोकथाम करनी है। तो जो पेरेंट्स का किरदार है वो बहुत अहम है कि उनको विजिलेंट होना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ, और उनकी कनेक्शन जो है वो बच्चों के साथ बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो हीलिंग है, जैसा कि आज जो सेकंड हिस्सा है उसमें भी हमने यही बात करनी है
कि जो हीलिंग है वो बच्चों की किस तरह से की जाए, जो बच्चे जो विक्टिम हो चुके हैं या जो सर्वाइवर हैं उनको हमने किस तरह से जो है वो इस कम्युनिटी का एक्चुअल और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमने बनाना है। तो जो लास्ट पैनलिस्ट थे हमारे, जिसमें डॉक्टर रुबीना थी, सेनेटर सहर साहिबा थी, उन्होंने यही चीज बयान की थी कि हमने देखना है कि जो हमारे माशरे में तो उनको हमने किस तरह से जो है वो प्रोटेक्ट करना है। तो क्योंकि बच्चों को और फीमेल्स को किस तरह से निशाना बनाया जाता है। जी सर, थैंक यू। जी एस्टर साहबा। सो मच सैमसन साहब के आपने फिर दोबारा इस टॉपिक पे बात करने के बारे में जो ये इकदाम किया, एक कदम उठाया, और आज फिर हम एक दफा मैं तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहती हूँ। और साथ ही हमें ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ये एक बहुत ही नाजुक और बहुत एक अहम टॉपिक पे बात करने के लिए हमारी एक मामूली सी काविश है, जिसके बारे में बात करने से अक्सर लोग घबराते भी हैं और इग्नोर भी करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो यही है, जो कि प्रीवियस टॉपिक था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंटिंग एंड हीलिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। तो यहाँ पे ये बात हमें समझने की जरूरत है कि इस टॉपिक पर हम अपने लास्ट प्रोग्राम में भी काफी बात कर चुके हैं, और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो उसी की एक कड़ी है। उम्मीद है कि आज हम आज के प्रोग्राम में एक निहायत अहम और नाजुक मौजू पर एक निहायत कारआमद और सेल हासिल गुफ्तगू कर सकेंगे। हमारे आज के तमाम पैनलिस्ट भी अपने अपने शोबाजात में निहायत काबिले एहतराम और मुतहरिक हैं, और हम सब के लिए बहुत अहम शख्सियात हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं इनका एक तारुफ करवाना चाहती हूँ, और सबसे पहले जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो हैं जनाब शुजा कुतुब भट्टी साहब। He's a civil servant, presently posted as Director General, Child Protection and Welfare Bureau, Punjab. It is the only department in Pakistan which is working for the rehabilitation and welfare of destitute and neglected children. It has its operation setups in 12 districts in Punjab, and by 2025, the Bureau would outreach in all 36 districts of Punjab. So we welcome you, Shuja Sahab, in our program. Next, हमारी panelist जो हैं वो हैं Zahida Sadiq Sahiba. She's an advocate and human rights activist. She is practicing since last 15 years and a strong voice of vulnerable groups. We welcome you in our program, Zahida Sahiba. Third, हमारे जो panelist हैं वो हैं जनाब James Rahmat Sahab. He's a development worker. He worked with different segments of the society and currently heading the Ecumenical Commission for Human Development, an organization striving for Christian unity, witness together, and providing diagonal services to all. Fourth, हमारी जो panelist हैं वो हैं Advocate Tabassum Yusuf Sahiba. She's an advocate at High Court, responsible of community of Saint Adigu in Karachi, worked for persecuted Christian females and children, doing sessions of female empowerment and gave the right information of their rights according to law, practicing lawyer at Karachi, speaker at Italian Embassy for Holy See of Persecuted Christians in 2019 in Vatican City. So we welcome both of you in our program, and I think it's time to start the program. तो मैं अपना पहला सवाल जो है वो शुजा कुतुब साहब से करना चाहती हूँ। जी जनाब, सवाल ये है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड है। तो आप ऑलरेडी एक बहुत अहम ओहदे पे फाइज भी हैं, और इस सिलसिले में आपने यकीनन बहुत सारा काम भी किया होगा। तो आप हमें थोड़ा सा बताइएगा अपने अल्फाज में कि इनके ये हमारे माशरे में इतना दिन ब दिन क्यों इसमें इजाफा हो रहा है, इसके क्या रीजंस हैं? ये एक क्राइम की सूरत इख्तियार करता जा रहा है, तो इसके क्या रीजन है? कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं लोगों के, कोई इकोनॉमिकल, कोई सोशल इश्यूज, क्या हो सकता है? इसके क्या रीजंस हैं प्लीज? Yes, thank you very much. Thank you very much for taking me on the panel. मैं एक तो बात मैं बड़ी मुख्तसरन इस चीज के ऊपर बात बताऊं कि ये बेसिकली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो है ये कोई ट्रेंड नहीं है किसी भी माशरे में। ये साइकोलॉजिकल डिजीज है, वो किसी माशरे में भी ऐसा होता है, तो ये एक डिजीज है। इसको हम ट्रेंड ना समझे, पहले तो इसको डिफरेंशिएट हमें करना चाहिए कि फलां माशरे में ये ज्यादा पाया जाता है, फलां में। ये मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स हैं जिनमें ये पाया जाता है, और अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारा बच्चा जो है वो इसका विक्टिम है, तो इसके लिए हमें कंसर्न ज्यादा फील होता है इसके ऊपर। मैं कल एक सर्वे पढ़ रहा था, वो यहाँ पे एक 2020 में हमारा एक यहाँ पे हमने एक सर्वे कंडक्ट कराया था इसके ऊपर कि इसके कॉजेस देखने के लिए, और इसके जो भी मॉडस ऑपरेंडाई लोग यूज करते हैं इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के। तो मैंने देखा कि
पाकिस्तान का जो इतने हालात बुरे होने के बावजूद भी हमें इस हद तक होपलेस नहीं होना चाहिए कि ये असल में प्रॉब्लम जहाँ पे आ रहा है वो ये है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे उस एरिया को जहाँ पे हम काम करके इस चीज से इस मैंने से जान छुड़वा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे बच्चे को और उसके पेरेंट्स के दरमियान एक कितना कम्युनिकेशन गैप है। आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया इसको कि बच्चों का माँ-बाप के साथ और ख़ास तौर पे गर्ल चाइल्ड का अपने बाप के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए और शी वुड बी हैविंग ऑल द परमिशन टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फादर और उसको जवाब देना चाहिए। इतना आपस में हो ताकि वो एक चीज़ें ख़त्म हो जाए कि बच्चा जो है अगर उसके साथ कोई ना कोई खुदा ना खास्ता ऐसी बात मिसहैप होती है तो वो फ़ौरी तौर पे अपने बाप से इतनी उसकी लिबर्टी हो। तो फर्स्ट तो सबसे करने वाली ज़रूरत जो है वो ये है कि पेरेंट्स का और बच्चों का आपस में कम्युनिकेशन गैप जो है इसको खत्म कर देना चाहिए। अच्छा नंबर 2 इसमें मैंने देखा है कि हमने बेशुमार चीज़ों को सोशल टैबू के तौर पे देखते हैं इस मुआशरे में रह के ना जैसे सैमसन बात कर रहे थे कि हमें इस मशरकी मुआशरे की हम बात करते हैं लेकिन बेशुमार चीज़ें टैबू के तौर पे है। मिसाल के तौर पे हम इस मुआशरे का हिस्सा होके हम देखते हैं कि बच्चियाँ हमारी स्कूल जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं और उनके साथ रास्ते में जो कुछ होता है वो कभी आके घर नहीं बताती। उसको हमने एक तो कॉन्फिडेंस नहीं दिया और अगर कॉन्फिडेंस उसको आ भी गया है तो फिर उसके ज़हन में शायद कॉन्सिक्वेंसेस इसके थोड़े से खौफनाक आ जाते हैं कि मेरा भाई है तो जाके बाहर किसी के झगड़ा कर लेगा, किसी के साथ ऐसे हो जाएगा, पुलिस का केस बन जाएगा वगैरह-वगैरह और अल्टीमेटली मेरी एजुकेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगी तो लिहाज़ा मैं चुप ही रहती हूँ। तो वो हमने इसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया जिससे ये चीज़ें ऐड ऑन होती गई। अच्छा, बच्चे को अगर हम अपने एजुकेशन करिकुलम में ये चीज़ें शामिल कर लें। डे 1 से बच्चे को पढ़ाना शुरू करें। ये कौन-सी गैर अखलाकी बात है कि जिसके ऊपर हम आगे कहते हैं लेकिन अगर हम यहाँ पे ये चीज़ करते हैं तो जिस मुआशरे का भी सैमसन ज़िक्र कर रहे थे, उसमें मैंने देखा नॉर्मली ये होता है कि इसको प्रोपेगेट किया जाता है कि जनाब बच्चों की अखलाकी तरबियत के अंदर कोई प्रॉब्लम पैदा हो रहा है कि बच्चों को सेक्स ओरिएंटेशन की बातें बताई जा रही हैं वगैरह-वगैरह। हम ये चीज़ समझने से कासिर हैं कि बच्चे को एक ऐसी सानहे से बचाने के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं, वो ज़्यादा खौफ़नाक बात है, बच्चे को ओरिएंटेशन देना कितनी बड़ी खौफ़नाक बात नहीं है क्योंकि आज चूँकि आईटी का दौर है, तो जितनी बात आप बच्चे को अवॉइड करना चाह रहे हैं, वो बच्चा तो ऑटोमैटिकली सीख चुका होता है। तो हमें इससे झिझकना नहीं चाहिए, बच्चे को एजुकेशन देनी चाहिए और एजुकेशन के करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए नंबर ये तीसरी बात जो है ना। चौथी बात मैं समझता हूँ, जो सबसे अहम है कि हर पाकिस्तान इज़ प्रेडोमिनेंटली ए मुस्लिम सोसाइटी और उसमें मसाजिद के ऊपर जुमे के खुतबे होते हैं, ईद के खुतबे होते हैं और बाकी भी हमारी मज़हबी जितनी भी यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, उनके भी कांग्रीगेशंस होते हैं। तो हमारा जो रिलीजियस क्लर्क है, उसकी ऑफ़िस को बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है कि जुमे के खुतबे में हमें ऐसी बातें वो सुना के जुमा की नमाज़ पढ़ाने के लिए हमें वो हमारा वक़्त ज़ाया करके चला जाता है, तो कोई ऐसे इश्यूज़ जो हमारी सोसाइटी के साथ हैं, हमारी आने वाली नस्लों के साथ हैं, पॉपुलेशन की अनब्राइडल्ड इंक्रीज़ है और पोलियो के कतरे बुलाए जा रहे हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हो रही है, चाइल्ड लेबर हो रही है, फिज़िकल अब्यूज़ हो रही है। तो उसको इफ़ेक्टिवली अगर यूज़ कर लिया जाए तो उसको ये बताया जाए, उसको ये एक नैरेटिव दिया जाए कि ये बात करना कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर अपनी आने वाली नस्ल को तुम बचा सकते हो ये बात करके तो क्योंकि वहाँ पे तो ऑब्लिगेटरी लोग जाके उस जुमे की नमाज़ में शामिल हो जाते हैं, वहाँ पे लोगों का इज्तिमा हो जाता है, वहाँ पे उसको ऑटोमेटिकली ऑडियंस एक अवेलेबल हो जाती है, जिसको अक्रॉस द टेबल ये बहुत अच्छा मैसेज मिल जाता है। अच्छा जी, अगर आप बिल्कुल। देखें ना, बच्चे को बताने की ज़रूरत क्या है? मैं थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा ले रहा हूँ, सैमसन मुझे बता दीजिएगा इशारा करके मेरा वक़्त जब खत्म होता है। जी। मुझे देखिए ना आइडेंटिफ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? हुँ, मेरे बच्चे को पता होना चाहिए जी, मुझे मेरे बच्चे को पता होना चाहिए 4-5 चीज़ें हैं जिसके बच्चे को प और ये मेरे ख़्याल है माँ या बाप बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का जो खतरा है, बच्चे को वो हमारी शनासाई के लोगों से होते हैं, एक्वेंटेंसेस से होते हैं। जी, बच्चे को पता होना चाहिए कि एक्वेंटेंसेस के साथ मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। फिर हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मेरे घर में स्कूल बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए टीचर आते हैं या कुरान पढ़ाने के लिए मौलवी आता है। हमने ड्राइवर रखा हुआ है, हमने पुलिस की मदद ली है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये उनके बारे में बच्चे को एक एक उसका डिफेंसिव मैकेनिज़्म ऑटोमैटिकली ऑन होना चाहिए कि ये वो है जहाँ से ये मुझे हो सकता है। शॉपकीपर्स, पुलिस वाले अच्छा, फिर आपके नेबर्स होते हैं, फिर आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं क्लोज़ और फिर कहीं जाके स्ट्रेंजर्स आते हैं। आपने देखा है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें हमने देखी है कि बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। 3 साल की बच्ची को, 4 साल की, 5 साल की बच्ची को ज़ैनब का ज़िक्र आपने जैसे किया तबस्सुम ने अभी,
तो फिर उसको मार दिया गया, क्योंकि जिस बंदे ने ये अब्यूज किया था वो उसको जानता था और वो बच्ची भी उसको जानती थी। अगर वो जिंदा रहती तो ये मसला उसके लिए प्रॉब्लम होता, लिहाजा उसको मारना पड़ेगा। तो बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि वो अपने माँ-बाप के साथ, अपने करीब के लोगों के साथ उसको मुकम्मल तौर पे शी मस्ट बी और ही मस्ट बी एट लिबर्टी टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द पेरेंट्स, और उनको जवाब देना चाहिए ताकि एक फ़ज़ा ऐसी पैदा हो जाए बच्चे के दरमियान। अच्छा, चीज़ों को हम थोड़ा-सा आगे जाके देखते हैं, उसकी पेनल साइड को ज़्यादा देखने के आदी हो गए हैं कि सज़ा कौन-सी मिलती है, फलाँ को पर्चा हुआ कि नहीं हुआ, गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई। लेकिन मेरे ख्याल में चीज़ों जहाँ से वो जर्मिनेट हो रही हैं, वहाँ पे उनको किल करने की ज़रूरत है, वहाँ पे उसकी टेक केयर करने की ज़रूरत है, ताकि वो सिचुएशन या तो पैदा ना हो, या पैदा हो तो उसका क्वांटम इतना बड़ा ना हो कि जो इंसान को एक प्रॉब्लम दे रहा हो। अदरवाइज़ मैं अभी यूनिसेफ के फिगर्स पढ़ रहा था, अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी 9th आउट ऑफ 100 गर्ल जो है, वो सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होती है, एंड एवरी थर्ड ऑफ द 100 जो बॉयज़ हैं वो भी हो रहा है। तो ये फिनोमेना हर मुआशरे में है। गुज़ारिश सिर्फ़ इतनी सी है कि मेंटली सिक लोग होते हैं, ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार होते हैं, जो ये करते हैं, नॉर्मल लोग नहीं होते। वैसे हमें नॉर्मल लग रहे होते हैं, और ये एक ट्रेंड नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसका शिकार मेरा बच्चा हो जाता है। मेरा बच्चे से मुराद है कि मेरे मुआशरे का बच्चा है, मेरा बच्चा है। तो उससे बचने के लिए मैं अपने बच्चे को इक्विप करूँगा खुद, मैं अपने बच्चे को खुद बताऊँगा कि उसने इस डिफेंसिव मैकेनिज़्म कैसा इख्तियार करना है, जिससे जी, ये शहजाद साहब, जी ठीक शहजाद है। साहब, माज़रत के साथ जी, एक और नाज़रीन, इनका जो अदारा है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब, ये एक पाकिस्तान का वाहिद अदारा है जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है। तो हम मैं एस्टर डैनियल ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जितने भी पैनलिस्ट हैं, अब हम हल की तरफ जा रहे हैं। जी, हल बिल्कुल। हमें हल किस तरह लाना चाहिए? जी, आप। जी, ये सवाल मैं जेम्स रहमत साहब से करना चाहूँगी। जैसे अभी शुजा साहब से बात हुई, उन्होंने रोकथाम के कुछ तरीके बताए कि हमें किस तरीके से, जैसे हमें एजुकेशन करिकुलम को कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ मज़हबी तौर पे कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जो हमारे स्कॉलर्स हैं, या फिर हमें फैमिली प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि आपके ख़्याल में ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ है जो बच्चों के खिलाफ, ये थोड़ा-सा इज़ाफ़ा इसमें कहीं नज़र आता है। मतलब इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो कम हैं लॉ की, और सज़ाएँ भी शायद कम दी जा रही हैं, लेकिन जो है इसमें इज़ाफ़ा रोज़-बरोज़ आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है। तो एक तो ये है कि इसके रीज़न्स जो हैं वो थोड़ा-सा आप ज़रा-सा उसके बारे में बताइए। दूसरा, इसकी रोकथाम के लिए कुछ इन्होंने, शुजा साहब ने कुछ हमें चीज़ें बताई, तो आपके ख़्याल में और क्या हो सकता है कि जिस ज़रिए हम बच्चों को इस रोकथाम की तरफ लेके जा सकते हैं, या इस जो क्राइम को रोका जा सकता है, उसकी रोकथाम की जा सकती है, यानी प्रिवेंशन की जा सकती है। सो प्लीज़ आप इसके बारे में कुछ हमें बताइए। जी, मैं सैमसन साहब का और मिस एस्टर साहबा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया है। शुजात साहब ने जो बातें बताई हैं वो एक डिटेल में चीज़ें थी, लेकिन उन्हीं के साथ चीज़ें और कुछ जुड़ी हुई हैं, मैं उसको कुछ इस तरह से एलैबोरेट करना चाहता हूँ कि देखें, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का मसला है और उसकी एक्सप्लॉयटेशन का, वो पूरी दुनिया का मसला है। और चूँकि ये दुनिया जो है वो मुख्तलिफ जो माशरे हैं उनके साथ मिलके बनी है। तो देखें, ये अब जब इसको आप मगरिब में देखेंगे तो इसके लिए एक कुछ और तरह के कॉन्सिक्वेंस हैं। और हम चूँकि पाकिस्तानी माशरे में, जो कि एक इस्लामिक माशरा कहलाता है, तो हमें हमारा ये जो मसला है, इसको हमने अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में रह के इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे पास जो हल होना चाहिए वो भी बेसिकली हमारा जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है, जो हमारा जो इस्लामिक माशरा हमें सिखा सकता है या बता सकता है, हमें उसी में से अपने जो हल हैं वो निकालने हैं। हम हर एक चीज़ जो है अपने अपने जो रिलीजियस लीडर हैं शायद उन पे डाल देते हैं कि उनका शायद माशरे में एक ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो अगर हम सारा कुछ उन्हीं के साथ करना चाहते हैं, तो फिर हमें उनको हर वो इश्यू जो हम उनके उनके कंधों पे डालना चाहते हैं, फिर उनको ट्रेन करने की बहुत ज़रूरत है कि अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के हवाले से वो माशरे की माशरे को एक तमीरी जो अवेयरनेस है उसमें अगर वो हम उनको लेके जाना चाहते हैं, तो फिर हमें
चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं पहले उनको समझाने की जरूरत है, उनको ट्रेन करने की जरूरत है और फिर उनकी एक विलिंगनेस भी चाहिए कि क्या आया वो ये काम माशरे में करेंगे या नहीं करेंगे या क्या क्या वो कर सकते हैं इसके हवाले से। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप किसी भी ग्रुप को जब हम ज़िम्मेदारियाँ देते हैं तो फिर उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है और फिर ताकि वो फिर अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो पूरे उसी तरह से कर सकें। देखिए कोई भी मज़हब है वो हमें हर एक चीज़ के मुताबिक गाइडलाइंस जो है और हमें हमारी जो गाइडेंस है वो तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमें ही उस गाइडेंस को आगे लेके बढ़ना है। दूसरी जो चीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी मैं समझता हूँ कि हमें अपने जो पेरेंट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग और उनकी उनकी जो रेगुलर काउंसलिंग है और उनके साथ जो इस तरह के अवेयरनेस सेशंस हैं, वो करने की ज़रूरत है और ये मैं कहता हूँ कि हर यूनियन काउंसिल सतह पे होनी चाहिए, ताकि हम अपने एक तो बच्चों को सँभाल सकें और उसके साथ-साथ अपने पेरेंट्स को हम ट्रेन करेंगे तो वो फिर उनके बाद जो घर में जो बड़े बच्चे हैं वो उनको बता सकते हैं कि किस तरह से वो माशरे में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के हवाले से वो बचे रह सकते हैं। पेरेंट्स के बाद मैं समझता हूँ कि हमें जो हमारे स्कूल हैं, जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्कूल के टीचर्स हैं, उनको ये सिखाने की ज़रूरत है और हमें हर उस शख्स पे आँख रखने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है कि जो जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में आप देखिए कि जो कल्प्रिट हैं, जैसे आप देखिए कि कैंटीन में बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होता है जो उनको छेड़ रहा होता है, जो उनको तंग कर रहा होता है। आप स्कूल के गेट पे देखें तो वहाँ पे उनको चीज़ें इस तरह से हो रही होती हैं। अब उनके जो चौकीदार होते हैं, अब उनमें आपको कोई ना कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो हमें ये एक ओवरऑल देखने की ज़रूरत है कि कहाँ-कहाँ पे ये लोग मौजूद हैं। और फिर आप देखें कि हमारे जो समाजी तंज़ीमें हैं जो माशरे में एक वेलफेयर का और डेवलपमेंट का काम कर रही हैं, हमें उन लोगों को भी साथ लेके चलने की ज़रूरत है कि वो भी अपने-अपने एरिया में जहाँ पे वो काम कर रही हैं, इस पे जो प्रॉपर जो प्रिवेंशन है और स्पेशली रिहैबिलिटेशन है, वो उस पे अपना रोल अदा करें और स्पेशली मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे विक्टिम हो जाते हैं, जो इस सारे प्रोसेस में से गुज़रते हैं, जिनकी ज़िंदगी को दोबारा से बहाल करना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए हमें मैं कहता हूँ कि हर यूनियन काउंसिल के लेवल पे कोई 2, 3, 4, 5 या जितने भी हो सकते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज़ हैं, कि काउंसलर हों जो कि फिर उस बच्चे की बहाली में उसको मदद कर सकें। जी, और चलिए शुक्रिया। ये जो काउंसलर्स हों बेसिकली उस बच्चे की बहाली की मदद में ना शामिल हों बल्कि ये इन्हीं लोगों को आप इस्तेमाल करते हुए पेरेंट्स को वहाँ पे अपनी-अपनी यूनियन काउंसिल में ट्रेन कर सकते हैं। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि हम शायद इस वाले मसले को ख़त्म तो नहीं कर पाएँगे लेकिन हम इसकी रोकथाम में जो एक किरदार है वो अदा कर पाएँगे। चलिए थैंक यू सो मच शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच जेम्स रहमत साहब। नेक्स्ट जो सवाल है वो मैं ज़ायदा सबस करना चाहती हूँ। सवाल इसी से रिलेटेड है। अभी जैसे आपने बहुत सारे प्रिवेंशंस भी सुने, रीजंस तो खैर बहुत सारे हैं, तकरीबन सेम रीजंस है। प्रिवेंशंस भी शुजा साहब ने भी कुछ बताया, इसको रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें स्कूल्स, फैमिलीज और हमारी सोसाइटी भी इन्वॉल्व है। एजुकेशन करिकुलम की बात की, फिर जो जेम्स साहब हैं इन्होंने जो है वो फैमिलीज और स्कूल्स और टीचर्स की ट्रेनिंग की बात की है। तो अब सवाल ये भी बिल्कुल सच है, बेशक अगर हम देखा जाए तो ये एक ग्लोबल इशू है जो कि सिर्फ हमारे मुआशरे का नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुआशरों में इसकी एक यू कुड से इट्स अ वेरी नेगेटिव वाइब्स हैं और बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आता है एंड इट्स लाइक अ सोशल इविल आप इसको कह सकते हो। तो अब आपसे जो सवाल है वो सिर्फ ये है कि जो कि हम जैसे अभी जेम्स साहब ने कहा कि हम एक इस्लामिक मुआशरे में रहते हैं और जाहिर है कि हमारी अपनी इक़्तिदार है, हमारा अपना एक निज़ाम है और हमारे अपनी वैल्यूज हैं। इन सब को देखते हुए वाकई ये बड़ी फिक्र की बात है कि ये जो हालात इसमें चल रहे हैं और दिन ब दिन इस चीज में, इस इशू में इजाफा हो रहा है और हम रोज बरोज कुछ नए नए वाकया सुनने को आ रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है अवेयरनेस की, जहाँ इन्होंने बात की कि हमें अवेयरनेस देने की जरूरत है, हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत है, तो आपका क्या ख्याल है रोकथाम के लिए सिर्फ हमें अवेयरनेस ट्रेनिंग की ही जरूरत है या हम कोई और भी इकदाम ऐसा कर सकते हैं या ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं जो हमें इसको हेल्प आउट कर सके इसको कम करने में?
जी, थैंक यू सो मच। बहुत अहम सवाल है। ऑलमोस्ट जो इससे पहले जो पैनल पर लोग थे उन्होंने काफी चीजों की तरफ तवज्जो दिलाई, और फिर खासतौर पर जो अभी जो जेम्स रहमत साहब ने कुछ पॉइंट्स उन्होंने गिनवाए वो बड़े वैल्यूएबल है। उन्होंने जिक्र किया कि यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर जो है वो जरूरत है कि अवेयरनेस लोगों में दी जाए, एंड आई डू एग्री विद इट। और उसकी वजह ये है कि हमारे लोगों को नहीं पता कि अगर उनका कोई बच्चा जो है अगर किसी किस्म का सेक्सुअल जो है किसी तरीके से हैरेस हो रहा है या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हो रहा है, तो आमतौर पे उसके अंदर क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं और क्या ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं कि उसके पेरेंट्स को पता हो या उसके टीचर्स को पता हो या उसके इर्द गिर्द जो बाकी लोग हैं जो कि उसके खैरख्वाह हैं उनको पता हो, ताकि वो उस चीज को समझ के तो उसके जो उसकी हीलिंग की तरफ आए, उसके इलाज की तरफ आए। बेसिकली मेरे ख्याल से तो हर एक घर के अंदर हर एक बंदे को पता होना चाहिए कि किस तरह के सिम्टम्स हों, तो उस सूरत में उन लोगों को थोड़ी सी तवज्जो अपने बच्चे की तरफ देनी चाहिए। मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले मैंने खुद एक ट्रेनिंग ली, और उस ट्रेनिंग को जब मैंने इम्प्लीकेट किया लाहौर के एक शेल्टर होम में, क्योंकि मैं अक्सर शेल्टर होम्स वगैरह में जो इस तरह की सेशंस वगैरह करवाती हूँ, तो वहां पर बहुत सारी खवातीन थी जिनके साथ बच्चे भी उस शेल्टर होम के अंदर थे। तो इवन जब खवातीन के साथ मैंने वो सेशन करवाए तो खवातीन को पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसे अगर फर्ज करें कि जी अगर इस तरह की अलामात हो तो वाकई का बच्चा जो है वो अब्यूज का शिकार हो सकता है। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं। या अगर फर्ज करें कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि कोई इस तरह की चीज चल रही है, तो फिर उस सूरत में उनके वर्ड्स क्या होंगे, उनका जो एटीट्यूड है वो क्या होगा, या वो कैसे जो है उस बच्चे को जो बाकी मेन स्ट्रीम जो लाइफ है उसकी तरफ वापस लेके आएंगे। तो ये चीजें बड़ी अहम है, और यूनियन काउंसिल लेवल पे जो है ये मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी तजवीज है। इसको वहीं पे जो है इसको स्प्रेड करना चाहिए, अवेयरनेस स्कूलों की हद तक, मदरसों की हद तक, उसके अलावा हर हर जगह जहां जहां बच्चे की पेनिट्रेशन है वहां पे होनी जरूरी है। इवन टीचर ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने देखा है कि टीचर्स को भी नहीं पता होता, और बच्चे जो हैं वो अब्यूज हो रहे होते हैं, इवन वो दूसरे बच्चों से अब्यूज हो रहे होते हैं, वो टीचर से अब्यूज हो रहे होते हैं, वो किसी विजिटर से भी अब्यूज हो रहे होते हैं, और इवन टीचर्स को भी नहीं पता होता क्योंकि वो इन सारी चीजों के ऊपर सेंसिटाइज नहीं होती। तो एक तो ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, निसाब में इन चीजों को ऐड होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक छोटी सी रिकमेंडेशन जरूर देना चाहूंगी। मैं हमेशा बात करती हूँ कि जैसे एक स्लोगन इस्तेमाल हुआ विमेन रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसके ऊपर कि मेरा सिर्फ मेरी मर्जी। अब बेसिकली देखा जाए तो जिन्होंने शायद इस स्लोगन को बनाया था उनका पर्पस बड़ा ही पॉजिटिव था, लेकिन उसको जो है वो हर एक ने अपने अपने रंग से जो है उसको देखा। इसी तरह से मैं इसको रिलेट करूंगी, जब हम लफ्ज बोलते हैं सेक्स एजुकेशन तो लोगों के जहन में आता है कि पता नहीं ये कोई बहुत गलत चीज होगी, पता नहीं क्या पढ़ाने वाले हैं हमारे बच्चों को। तो मेरे ख्याल से अगर हम उसको नाम कुछ इस तरीके से दें कि बच्चों की हिफाजत को कैसे यकीनी बनाया जाए, तो इस तरह की आप हेडलाइन देके जब डूज और डॉन्ट्स और उसके अलावा जो है बच्चों की प्रोटेक्शन के गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, या किस तरह के सिम्टम्स हैं, या जो है बच्चों को किस तरीके से आपने बात करनी है, अल्फाज क्या होने चाहिए, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, अगर उन सारी चीजों को आप पॉजिटिवली लेकर चलेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी के अंदर। एक और चीज जो अहम जो मेरे जहन में है कि शायद वो भी बहुत जगहों पे मैटर कर रही होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे लेजिस्लेशन तो किसी न किसी तरीके से हम फिर भी बना ही लेते हैं, लेकिन बात आ जाती है उस लेजिस्लेशन की मजीद जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसके जब रूल्स ऑफ बिजनेस बनने होते हैं, या कहीं पे अगर उस लेजिस्लेशन के हवाले से कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम होना होता है, ऐसी फलाह का काम होना होता है, और उसमें अगर बजट की एलोकेशन शामिल हो, तो हमने देखा है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं करती, और कानून बने जो है वो डिकेट्स हो जाते हैं, और वो कानून जो है एज इट इज पड़ा रहता है। अभी हमें याद है 2018 वाला जो वाक्य, जो जैनब वाला एक वाक्य आया था, एक इंतहाई तकलीफ थे, और पूरे के पूरा जो माशरा है हमारा वो उसमें इंतहाई शदीद तकलीफ में आया था। खैर उस पे क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर था उस केस को लेके, 9 माह के एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर जो है वो कल्प्रिट को सजा हुई, और उसके बाद जो है एक जैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट 2018 भी आया हमारे सामने, और 2019 में ये एक्ट जो है ये पास हो गया। इस एक्ट में लिखा हुआ था कि मुख्तलिफ जो इनिशिएटिव्स हैं वो गवर्नमेंट लेगी ऐसे बच्चों को जो कि
या तो मिसिंग होंगे, या अगर फर्ज करें कि उनको अगवा कर लिया गया है फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी वगैरह, तो उसके लिए जो है इदारों के लाइजॉनिंग के लिए, और जो ज़ारा इदारे बनेंगे या ज़ारा एजेंसी जो काम करेगी, उसकी जो लाइजॉनिंग होगी डिफरेंट इदारों के साथ, उसका क्याम होगा। एक डीजी जो है उसकी तैनाती होगी। अनफॉर्चुनेटली ना रूल्स ऑफ बिजनेस बने, ना ही जो है वो किसी भी किस्म की कोई एजेंसी कायम हुई, जो सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पलाइन तो कायम है, लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना ज्यादा वीक है कि एक इंसान को एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए इतना जो है वो इतनी हेडेक लेनी पड़ती है और इतनी एफर्ट करनी पड़ती है कि क्रिमिनल केस इटसेल्फ तकरीबन तकरीबन खत्म हो जाता है। और अगर इतने लैप्स के बाद वो केस फाइल भी हो जाए या वो केस रजिस्टर्ड भी हो जाए, तो उसके वो आउटकम नहीं आते जो कि किसी भी केस के हवाले से आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और इससे रिलेटेड जो बाकी एजेंसीज हैं, उनका जो बिल्कुल टाइमली रिस्पॉन्स ना करना और इदारों का इस तरह के इश्यूज को सीरियसली बिल्कुल ना लेना, ये बहुत बड़ी हर्डल है। एक बहुत इनिशियली शुजा साहब ने एक बात की थी और उन्होंने कहा था कि जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे सिस्टम ये है कि अभी पहले ये होता था कि क्योंकि एक खानदानी निजाम स्ट्रांग होता था, इसलिए जो किसी की जरूरत नहीं होती थी, लोगों की बच्चियां जो है बाहर खेल रही होती थी, किसी की जरूरत नहीं होती थी। बिल्कुल देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चीजें थोड़ी चेंज होती हैं। यहाँ पे भी ऐसे हुआ जैसे फैमिली सिस्टम उस टाइम पे इतना ज्यादा स्ट्रांग था और लोग डरते थे, वो कहते थे कि नहीं वो फलां को पता चला तो पता नहीं क्या होगा, तो इसी चीज में जो है एक डर होता था। अभी क्योंकि फैमिली सिस्टम जो है वो थोड़ा सा वीक है, क्योंकि जो है सोशली और तरह की चीजें जो हैं वो ज्यादा आगे आ गई है, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे लॉ है कि लॉ जब तक सख्त नहीं होगा, कानून का लोगों को डर नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है कि इन वाकयात में कमी नहीं लाई जा सकती। और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम देखे जाए तो वो ना होने के बराबर है, बल्कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये अगर हम कोर्ट्स में देख लें, चाइल्ड कोर्ट्स, तो चाइल्ड कोर्ट्स के साथ इवन में आप कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर बना सकते थे, वहां पे कोई ऐसे ट्रॉमा के लिए आप कोई किसी साइकोलॉजिस्ट का आप अरेंज कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू जायदा साहबा, जबरदस्त आपने रीजंस और बड़े रोकथाम के बड़े अच्छे तरीके बताए। एडवोकेट तबस्सुम साहबा से मैं यही सवाल करना चाहती हूँ थोड़ा सा। एक तो ये बताइए, जैसे अभी रीजंस तो बहुत सारे आपके सामने आ गए, उसमें कुछ रीजंस जो मेन है इसको बढ़ाने का शायद ये भी है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है मदर्स में, स्पेशली विमेन में। जैसा अभी ज़ायदा साहबा ने कहा कि उन्होंने कुछ जब प्रोग्राम्स अटेंड किए या अपनी ये एजुकेशन के लिए या ट्रेनिंग के लिए, तो उनको ये समझ आया, उनको ये लगा कि जो मदर्स हैं स्पेशली विमेन, दे आर नॉट अवेयर कि वो क्या साइंस हैं उनके बच्चों में जो कि विक्टिमाइज्ड हैं, और वो अपने पेरेंट्स से जो है वो डिस्कस नहीं कर पा रहे इन चीज़ों को। और मदर्स जो है वो इस बारे में बिल्कुल उनके अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो इस चीज़ को जान सकें। तो अब ये है कि रीजंस तो बहुत सारे नजर आ रहे हैं हमें। अब आप चूंकि एडवोकेट हैं, कानून से आपका ताल्लुक है, तो आपसे ये सवाल है कि कानून में इस सेक्सुअल अब्यूज का जो रोकथाम है उसके लिए कौन कौन से बिल्स मौजूद हैं और उनके अंदर क्या क्या सजाएं हैं और वो कहाँ कहाँ पे लागू हैं? क्या बिल्स जो है वो चारों सूबों में सेम है या सबके कुछ अलग अलग कानून बनाए गए हैं चारों सूबों के लिहाज से सूबाई, और क्या उनके ऊपर कोई अमल है, इम्प्लीमेंटेशन है, और अगर है तो किस हद तक है? तो प्लीज आप इस बारे में हमारे नाज़रीन को भी कुछ बताइए। थैंक यू सो मच आसिम, आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, 5वां तो बना है लेकिन लॉ सिर्फ जो है 4 सूबों में है। वो जो चारों सूबों में है लॉ है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए भी, चाइल्ड राइट्स के लिए भी, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है एज लिमिटेशन जो है हर एक सूबे में डिफरेंट है। हर एक सूबे ने अपने हिसाब से अपने अपने बच्चे की एज लिमिटेशन रखी है, किसी ने 14, किसी ने 16, किसी ने 17। और सिंध में, क्योंकि मैं खुद सिंध में हूँ अभी, तो मैं सिंध की ये चीज कहूंगी कि सिंध में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है और चाइल्ड की जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट जो वो बच्चा है वो 18 साल का, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। अगर उसके साथ कोई क्रिमिनल इस तरह का एक्शन होता है तो वो अगर माइनर है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट जो है वो सामने आती है, उसके लिए लॉ है। बाकी तमाम सूबों में भी, केपीके में भी, बलोचिस्तान में भी और पंजाब में भी लॉज हैं। जैसे अभी एडवोकेट जायदा साहिबा बात करी थी कि ज़ारा भी बना है, ज़ैनब अलर्ट बिल जो है,
लेकिन प्रॉब्लम वही आती है कि जैसा हम सब सुनते हैं कि लॉ से तो हम ओवरलोडेड हैं पूरा पाकिस्तान, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की बात आती है वहां हम लैकिंग में है। उसके बाद अगर लॉज की बात और बिल्स की बात की जाए तो सिंध में जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है वो 1929 में जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में बना था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक जो है वो ना होने के बराबर है। लेकिन जब पाकिस्तान सिग्नेटरी हुआ मुख्तलिफ यूनियन इंटरनेशनल कन्वेंशंस का, तो उसके बाद जो सिंध है वहां पे बना है सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2013 का। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो 18 साल का बच्चा है या बच्ची है, अगर उसकी कोई भी जो है वो शादी करता है, चाहे उसके साथ उसकी मर्जी से, चाहे उसकी मर्जी के बगैर, इवन उसके पेरेंट्स जो है वो अपनी मर्जी से बच्चे के कंसेंट के बगैर, क्योंकि अगर बच्चा माइनर है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, तो उसकी सजा जो है वो पेरेंट्स के लिए भी वैसी है, जो कल्परेट है, जो कोई अननोन पर्सन है जो बच्चे को जबरदस्ती अगवा करके उसके साथ शादी करना चाहता है, उसके लिए भी सजा है, उसके लिए भी फाइन भी है। लेकिन कानून तो है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं बाद में यही कहूंगी कि वहां पे ना होने के बराबर है। जैसे अभी रिसेंटली हम जो केसेस देखते हैं, अगर आरजू का देखा जाता है वहां पे भी, और अगर हुमा का केस देखा जाता है, क्योंकि जो वो 14 इयर्स की बच्ची थी जो 2019 में जो है उसको घर से अगवा किया जाता है, तो उसके बाद उसकी कन्वर्जन और शादी हो जाती है। लेकिन क्या है, जब जुडिशरी के पास मामला जो जाता है तो वहां पे मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो वहां पे उनको जो है, जैसे एडवोकेट दादा है वो इस चीज को जो है वो सेकंड करेंगी कि वहां पे है जो वो एटीट्यूड जो है वो इस तरह से होता है कि उस क्राइम को क्राइम ही नहीं समझा जाता। उसको कहा जाता है कि शी अटेन द एज ऑफ पुबर्टी, उसने अटेन पुबर्टी एज अटेन कर लिया, तो मैरिज इज इलीगल। कोई इलीगल मैरिज नहीं होती। अगर एक केस में इलीगल मैरिज कर दी गई है तो वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। एक तो नमक तो अपना फिर भी टेस्ट रखता है, तो वो एक केस में नमक के बराबर भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम अपने बच्चों की पॉपुलेशन देखते हैं, अपने बच्चों का रेट देखते हैं, तो हम पहले ही उनको जो उनकी बेसिक एजुकेशन है वो तो राइट जो हमारा आइन देता है वही हम नहीं दे पाते। जो हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया है 25A कि हर बच्चा जो 5 से 6 साल का है उसको बेसिक एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी हुकूमती सतह पे। पहले तो वहां पे इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होती। क्यों? जब एजुकेशन ही नहीं है तो किसी को अपने लीगल राइट्स की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो उसको अच्छे जो नॉर्मल एक आम सादा जुबान में कहा जाए, तो उसको अच्छे और बुरे की तमीज नहीं। क्योंकि जैसा कि अभी शुजा साहब कह रहे थे कि स्कूल में जो बच्चे हैं वो गेट पे अपने स्कूल्स वैन्स में, इवन हमारी फीमेल्स जो हैं वो अपने वर्क प्लेस पे जो हैं, इवन वर्किंग लेडीज जो हैं, वो चाहे वो लॉयर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो कोई भी हैं, वो खुद वर्क प्लेसेस पे अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर सकती, वो हरास हो रही होती हैं। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि एक मैच्योर खातून जो है वो इतनी अपने राइट्स की अच्छा बुरा जानते हुए भी वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, हमारे अदारे जो हैं वो उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाते, हमारी इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाती। तो हम जो बच्चे अपना अच्छा बुरा नहीं जानते, उनके लिए कैसे उन कानून की अमल दरामद करेंगे? सिर्फ बात फिर वहीं आती है, बिल्स और कानून होने के साथ साथ पेरेंट्स का विजिलेंट और अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पेरेंट्स की, दोनों माँ बाप की आपस में बाउंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसके अगर खुदा ना खास्ता कुछ आफ्टर इफेक्ट्स है, किसी वजह से उनको कोर्ट की तरफ जाना पड़ता है, या फैमिली सिंगल फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, तो कुछ ऐसी फैमिलीज हैं अभी जैसे कि डिवोर्स में भी हम देखते हैं कि कितना इंक्रीज हो चुका है रेट, उसके आफ्टर इफेक्ट जो है वो बच्चों के ऊपर कितने ज्यादा पड़ते हैं। वो अपने बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स से, जो सिंगल मदर है या सिंगल फादर है, उसके साथ प्रॉब्लम्स अपने शेयर ही नहीं कर सकते। जो पेरेंट्स है अपने लाइवलीहुड कमाने में इतना ज्यादा मसरूफ है कि वो बच्चे के अच्छा बुरा तो सोचते ही नहीं है, उसको बस कहते हैं कि आपको खाना मिल रहा है, आपको स्कूल मिल रहा है, आपको ट्यूशन मिल रहा है, तो आपका काम सिर्फ पढ़ना है। आप उनके साथ खेलने के लिए टाइम स्पेंड ही नहीं करते। आप जैसे अभी लास्ट सेशन में मैं मारूफ का जो है वो सबसे ज्यादा अच्छी एक्टिविटी थी, उसने बोला था कि हम जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज जो कलर्स के साथ है, जो बच्चे एक्सप्रेसिव नहीं है, वो कलर्स के साथ अपनी चीजें और अपनी फीलिंग जो फीलिंग्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो यही चीजें हैं, इन चीजों की अवेयरनेस पहले पेरेंट्स को भी होनी चाहिए, इन चीजों की अवेयरनेस स्कूल लेवल पे जो है वो टीचर्स को भी करवानी चाहिए। इस चीजों के लिए माँ बाप के साथ साथ जो गवर्नमेंट है, जैसे रहमत साहब कह रहे थे कि यूनियन लेवल पे भी इस तरह के ट्रेनर्स और काउंसलर्स हमें हायर करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये बच्चे हमारे
कौम मुल्क का सरमाया है, क्योंकि अगर हम इनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो हम अपने मुल्क को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। यही हमारे मुल्क और कौम का सरमाया है। तो ऐसे सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि हम अपने बच्चों को पहले इम्पोर्टेंस दें, देन आफ्टरवर्ड। जो कानून तो है, कानून तो बहुत सारे हैं, हम बहुत सारे कानून और भी बना सकते हैं और भी बनेंगे। तो जैसा कि अभी जायदा साहिबा कह रही थी कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो हमारा बहुत ज्यादा वीक है। क्यों? क्योंकि जो अक्यूज होता है, जो जिसने जुर्म किया होता है, वही जो है लॉ का बच्चा करार दिया जाता है कानून की नजर में। कानून उसी को प्रोटेक्ट करता है। जो विक्टिम होता है, जिसके साथ कोई जुर्म हो चुका होता है, उसको तो हम प्रोटेक्ट ही नहीं करते। उसके साथ सवाल जवाब इतना गंदे तरीके से किया जाता है लॉ के अंदर, तो अदालतों में उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि उसकी आइडेंटिटी नहीं छुपाई जाती। देखिए, अभी मैं लास्ट से बता रही थी जैसा आपको कि मैंने सिंध जुडिशल अकेडमी से, जहाँ जुडिशल जजेस को ट्रेनिंग की जाती है, वहां से अभी मैंने ट्रेनिंग किया। तो वहां पे बच्चों की और जो उनके गवाहान हैं, जो उस बच्चे के राइट के लिए आवाज उठाते हैं, विटनेसेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो उनकी आइडेंटिटी आपको छुपाने के लिए बहुत सारे कानून हैं। तो उन कानून का ही जो है वो लाइमी है हमारे, इवन कुछ लॉ फैटर्निटी को, कुछ हमारे खुद आम पब्लिक को, कि अगर हम किसी बच्चे के साथ जो इस तरह का विक्टिम हुआ है, अगर हम उसकी विटनेस देने के लिए गवाही देंगे कोर्ट में, तो आपकी आइडेंटिटी है, आपकी वॉइस है, उसको ब्लर करके, चेंज करके आपकी आइडेंटिटी है। और आज जरूरी नहीं है कि आपको कोर्ट में ही पेश होना पड़े, और भी बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं जिस तरह से हम बच्चों को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो कोई किसी जुर्म का शिकार हुआ है उसकी हिफाजत कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। वाकई बहुत ही आपने एक करामत और बड़ी एक निहायत एक्टिव एक सोच आपने लोगों तक पहुंचाई है। थैंक यू सो मच। अवेयरनेस वाकई बहुत जरूरी है, और फैमिली बेस, हर चीज की बुनियाद वो फैमिली आ रही है कि हर चीज जो है वो फैमिली है। इट बिगिंस विद द फैमिली। फैमिली अगर आपको वैल्यूज दे रही है तो फिर आपके लिए नेक्स्ट स्टेप जो मुआशरा है, वो मुआशरे में बच्चा जो है वही स्टैंड करेगा जो कि अपनी फैमिली की वैल्यू को सीख रहा है, और इसमें ज़ाहिर है माँ बाप का सबसे बड़ा हाथ है। सवाल फिर वही है कि जैसा अभी आपने कहा था जी कि ट्रेन करने की जरूरत है फैमिलीज को और टीचर्स को, यानी ट्रेनिंग की और अवेयरनेस की सख्त जरूरत है। तो ये ट्रेनिंग जो है ये किस प्लेटफॉर्म से उनको दी जा सकती है? अभी जैसे इन्होंने एडवोकेट जायदा साहबा ने और तबस्सुम साहबा ने यही कहा कि वो जब भी गए हैं पेरेंट्स के बीच में, तो उनको बड़ी एक लैक ऑफ अवेयरनेस महसूस हुई है कि औरतों को पता ही नहीं है या पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चों को नोट डाउन कैसे करना है, उनके एहसास कैसे देखने हैं, उनके सिम्टम्स को कैसे महसूस करना है। तो आपका क्या ख्याल है, ये जो आप ट्रेनिंग की बात करें, आप किस किस्म की ट्रेनिंग की बात करें, और ये ट्रेनिंग कौन करवा सकता है? कोई एनजीओज करवा सकती हैं, या ये हुकूमती सतह पे हो सकता है, या सिर्फ स्कूल्स जो है वो इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं? तो आप प्लीज इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये आप कैसे इस बात को मतलब कर सकते हैं कि ये ट्रेनिंग और जो अवेयरनेस है ये कैसे पहुंचाई जा सकती है? जेन साहब, मैं थोड़ा इंडोर्स करूंगा कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बड़ा मौसर था या मौसर है, लेकिन वो सुस्त रवि का शिकार है, उनको भी सामने आना चाहिए, जिसका ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उसका भी प्लीज जिक्र कीजिएगा। क्योंकि इस वक्त अगर हम रोकथाम की तरफ नहीं जाते, उन फैक्टर की तरफ नहीं जाते जो कारआमद हैं, लेकिन वो उनका जो काम है बड़ी सर्दमौरी के साथ है। जी देखिए, अभी गवर्नमेंट हमारे साथ थी, तो आप देख सकते हैं कि कितना का उनका इसके हवाले से वो देख सकते हैं रिस्पांस है। तो मेरे मेरे तो ख्याल में मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे पूछा भी जाए और उनको हमें पूछना भी चाहिए उनको, कि वो तो हमारी सरकार है, वो चाहे हाँ नेशनल जी, लॉ सरकार हो, एंड ऑर्डर तो उन्हीं का ऑफ आता है ना, कोर्स। उन्हीं के जी, विषय जी, में। चाहे जी वो हमारी सूबाई सरकार हो या चाहे हमारी वो वफाकी सरकार हो। फेडरल। तो सबसे पहला फर्ज तो है वो बेसिकली इन्हीं का बनता है। दूसरे नंबर पे देखें कि पूरी दुनिया में एक यूनिसेफ के नाम से एक अदारा है जो जिसका काम ही सिर्फ बच्चों के हवाले से काम करना है। तो वो गवर्नमेंट के साथ मिलके अदारा जो है वो काम करता है, और चाहे सेक्सुअल अब्यूज पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन देखें कि उस तरह से रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। बस चीजें ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी एंड पे हर सूबे में हो रही हैं, लेकिन उस तरह से रिजल्ट नहीं आ रहे। बेसिकली हमें अपनी पुलिस को भी इसके हवाले से बहुत इस पे काम करने की जरूरत है, और इसकी जो विजिलेंस है वो भी हमें करने की बहुत जरूरत है कि हमें कहीं पे भी आप देखें कि हमें जो शहरों में हम सिक्योरिटी कैमरा लगाते हैं, तो क्या हम सिर्फ उनका उनसे रिजल्ट ले रहे हैं कि किसने कौन से इशारे पे
गाड़ी ने इशारा काटा है या कुछ और भी उनसे हम अपना काम ले सकते हैं। तो हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाते हुए अपने जो सारे रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करने की जरूरत है। और स्पेशली देखिए यूनिसेफ है, गवर्नमेंट है और बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो बच्चों के हुकूक पे काम कर रही हैं। तो इनकी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट के साथ मिलके गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल रिसोर्सेज मुहैया करे। यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके काम किया जा सकता है कि ये अदारे जो है जो हर यूनियन काउंसिल की सतह पे लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, स्पेशली पेरेंट्स को ट्रेन कर सकते हैं। और पिछले भी मैं कुछ कहना चाह रहा था कि देखिए हम सिर्फ अपनी माओ को, अपनी फीमेल को तक ना रहें, हमें मर्दों को ट्रेन करने की बहुत जरूरत है। देखिए जिनकी वजह से सेक्सुअल अब्यूज होता है, ठीक है, हमें उनके रवैयों में तब्दीली लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मर्द ही है जो कि इस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में सबसे ज्यादा आगे है। तो जब तक हम उनको नहीं सिखाएंगे, उनको नहीं समझाएंगे, तो किस तरह से हम अपना चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरी तो सबसे ज्यादा ये कोशिश है और मैं ये दुआ करता हूँ कि हम हम जो कि क्लोज माशरे में रहते हैं, जहाँ पे इंटरटेनमेंट का एंजॉयमेंट के जो 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 रिसोर्सेज हैं, हम उनको भी क्लोज करते जा रहे हैं। तो जब तक हम वो चीजें नहीं ओपन करेंगे, लोगों को मौके नहीं फ्राहम करेंगे कि वो इससे कुछ हटके भी कुछ काम कर सकें, कुछ सोच सकें, कुछ अपने लेयर्स के जो टाइम है उसको गुजार सके, तो फिर ही हम अपने माशरे में जो है जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के हवाले से जो इश्यूज है उनको कोशिश कर सकते हैं कि काम किया जा सके। तो पहले जो है वो यूनिसेफ है, गवर्नमेंट है और जो सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस ट्रेनिंग के हवाले से एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एडवोकेट जाहिदा साहिबा जो हैं वो अभी जैसे ये इन्होंने एडवोकेट तबस्सुम साहिबा ने कम उम्र की शादी का जिक्र किया है, चाइल्ड मैरिजेस। तो ये भी हम जानते हैं कि ये भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के ज़मरे में ही आता है, क्योंकि अगर कम उम्र की शादी है तो वो एक गैर जिम्मेदारी, एक गैर इरादी और एक नासमझदारी का दौर है। और ये एक जो है बच्चा बहुत ही नासमझ होता है, छोटा होता है और वो उसकी समझ नहीं है, उसकी जबरदस्ती शादी करा दी जाती है, कभी पेरेंट्स के कंसेंट के साथ की जाती है। अब बात है कि हमारे मुआशरे में जो एक बड़ी बात है वो ये कि इसको बहुत बड़ी बुराई नहीं समझा जाता, इसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किया जाता है, यानी इसको एक सोशल इवल नहीं कहा जाता। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मॉडर्न एज में भी हालांकि जानते हैं कि ये बात सही नहीं है, अवेयरनेस है किसी हद तक उनको, लेकिन स्टिल ये प्रैक्टिस देखी गई है कि ये चाइल्ड मैरिजेस अभी भी होती हैं और कई बार वो फैमिली कंसेंट के साथ भी होते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, इसका क्या रीजन है, क्यों लोग इसको एक बुराई नहीं समझते या इसको एक बड़ी बुराई नहीं समझते, क्यों इसका हिस्सा अभी भी बनते हैं और इसकी प्रैक्टिस की जाती है, क्यों लोगों की सोच में फर्क नहीं है कि वो इसके खिलाफ काम करें या इसकी रोकथाम के लिए कुछ कर सकें। हमारे मुआशरे में आप देखते हैं कि अभी भी ऐसा होता है, तो आपका क्या ख्याल है, इसके क्या रीजन? मेरे ख्याल से जो आमतौर पे जो चाइल्ड मैरिजेस की जो रीजंस हैं उसकी सबसे बड़ी रीजन तो ये कि हमारे यहाँ पे क्योंकि खातून को या जो एक लड़की है उसको एक बोझ या जिम्मेदारी समझा जाता है और समझा जाता है कि अब ये लड़की जो है ये पैदा हुई है तो इसके बाद इसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां, इसकी प्रोटेक्शन और ये सारी चीजें जो हैं हमें करनी पड़ेंगी। इसलिए कोशिश होती है वालिदैन की कि वो जल्द अज जल्द इस जिम्मेदारी से हाथ उठा ले ताकि जो खातून को लेके जो प्रोटेक्शन या कहीं पे जाना है उसके साथ जाना है या इवन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे घर में खाने को नहीं है, हम बेटियों को पाले कहाँ से। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि चाइल्ड मैरिजेस को जो है उसको मजीद जो है बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से ये कुछ रीजन है। जी जी, पॉवर्टी है, इस तरह के और रीजंस हैं। तो एक और चीज ये भी है कि हमारे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना, हम समझते हैं कि जो बच्ची है तो बस इसे जान छुड़ाने और जो मतलब बस इसको फारिग करें। और इवन कुछ जगहों पे हमने देखा है कि वहां पे जैसे वलवर की जो रस्म है पाकिस्तान के कुछ एरियाज में, कुछ रीजंस वो भी है लेकिन खैर वो तो कम है, लेकिन आमतौर पे जो रीजन है वो यही है। एक तो पावर्टी, लोग उसको वजह करार देते हैं कि पावर्टी, या कहते हैं कि जी आजकल माहौल बहुत ज्यादा खराब है तो इसलिए बेहतर है कि जितनी जल्दी बेटी अपने घर की हो जाए उतना ही ज्यादा बेहतर है। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। एडवोकेटर साहबा, सॉरी इंटरप्शन की। बाज़ ये तो आप बजा फरमाते हो कि बाज़ तो वालिदैन खुद करते हैं, लेकिन जब हम फोर्स लगाते हैं, जब
बहुत सारे ऐसे बड़ी एज के वो छोटी माइनर एज को बला फसला के या किस तरीके से वारदात करके भगा के ले जाते हैं। फिर उनका जो है कि जी एक शेल्टर ये दे दिया जाता है उसके नाम पे कि इसने मजहब चेंज कर लिया, और वो एक लीगली उसमें आ जाता। उसका थोड़ा सा आप प्लीज बात कीजिएगा। है तो उसी अब्यूज का ही हिस्सा है। जैसे ये जो पंजाब ब्यूरो, उनसे हम अभी आएंगे तो हम जरूर पूछेंगे, क्योंकि उसके साथ एक जुर्म की हैसियत है, इतनी एज रखी हुई है। फिर जो जी। भला फसला के या इस तरह से होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप अपने एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो थोड़ा जी। बताइएगा। जी जी सर, मैंने बेसिकली क्योंकि जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर काफी काम किया हुआ और इस तरह के जी बहुत सारे केसेस जो हैं मेरे अपने जी हाथों से भी गुजरे। जी। बेसिकली मेरे ख्याल से एक जो सबसे मेन जो रीजन है, और आम तौर पे अगर कोई चाइल्ड मैरिज है भी तो उसका हम्म रिकॉर्ड नहीं होता। हम्म रिकॉर्ड क्यों नहीं होता कि आमतौर पे जो पेरेंट्स है, हमने देखा है कि वो बच्चियों की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, बर्थ रजिस्ट्रेशन बच्चियों की नहीं होती, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डॉक्यूमेंट नहीं होती। ये सबसे मेन हर्डल आता है। मैंने कुछ अर्सा पहले, क्योंकि मैंने जुवेनाइल्स के ऊपर भी काम किया, तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में कुछ चीजें आई कि जिन बच्चों की जो बर्थ रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड नहीं था, बहुत सारी जगहों पे हमें उसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा था, क्योंकि जहाँ पे या तो एज जो है वो बॉर्डर लाइन आ जाती है, वहां पे इवन ऑसिफिकेशन टेस्ट भी कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि ऑसिफिकेशन टेस्ट अगर देखे ना, तो इसमें जो डॉक्टर्स की राय आती है बाद में वो ये होती है कि इस बच्चे की जो एज है वो तकरीबन होता है, आमतौर पे तकरीबन 16 से 17 है या 15 से 16 है, वो इस तरह की बॉर्डर लाइन जो एजेस है वो दे रहे होते हैं। और कानून में क्योंकि एक दिन की ज्यादा या एक दिन कम की गुंजाइश नहीं है, कानून में जिस तरीके से पेट लिखा हुआ है वो एज इट इज होता है। एक वजह ये भी है कि क्योंकि बर्थ रिकॉर्ड नहीं होता, तो बहुत सारे लोग जो है, अब फर्ज करें अगर पंजाब में उम्र जो है कम उम्र की शादी की लड़की के लिए अगर 16 साल है और बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो अगर फर्ज करें इस तरह के किसी मैटर को आप कोर्ट को रेफर भी कर दें, तो वो कोर्ट फिर अंदाजों के मुताबिक, एक तो कोर्ट ने सेल्फ असर्शन का उसने खुद से एक ऑब्जर्वेशन करनी होती है, अगर कोर्ट किसी नतीजे पे ना पहुंचे तो इन दैट केस ओसिफिकेशन टेस्ट है। और ओसिफिकेशन टेस्ट का हाल मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होता है। अब बात आती है कि जी जो लोग इस तरह के बच्चों को एंटाइज करते हैं, अब क्योंकि बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं होती, अब वो अगर तो फर्ज करें कि बॉर्डर लाइन कोर्ट ने उसके ऊपर डेक्लेरेशन दे दी है कि हाँ अंदाजन इस बच्ची की उम्र जो है 17 से 18 है, तो डेफिनेटली हो सकता है 18 से कुछ दिन कम हो या कुछ महीने कम हो, तो अब इस सूरत में भी वो जो कल्प्रिट है वो निकल जाता है। क्योंकि जहां पे लड़की अपनी कॉन्सेंट दे देती है कोर्ट में, अपना स्टेटमेंट दे देती है कि मेरी मर्जी से हुआ है, वहां पे आमतौर पर फिर कुछ नहीं हो रहा होता। एक चीज तो ये है। तो मैं ये कहूंगी कि अगर तो हमने इस तरह के केसेस को रिड्यूस करना है, सबसे पहले तो बच्चों की बर्थ रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि कोर्ट में जब बात आती है ना, तो कोर्ट में मसाइल क्या आते हैं, आमतौर पे वालिदैन क्या करते हैं कि फौरी तौर पे एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं यूनियन काउंसिल से जाके, जिसपे लेट अंदराज होता है। जब लेट अंदराज होता है तो उसकी जो एविडेंटरी वैल्यू है कोर्ट की नजर पे वो बहुत कम हो जाती है, और कोर्ट उसके ऊपर ज्यादा रिलाय नहीं करती, क्योंकि सिचुएशन के मुताबिक इस तरह का सर्टिफिकेट बना लिया जाता है। एक तो ये मोहतरमा चीज है मेरे मोहतरमा ख्याल से। एक और बात भी है जो जी ज्यादातर पेश आते हैं वाकयात, तो इनके पीछे अदालत में खड़े होते हैं शरिया ला के, या जो जिसको आप स्ट्रीमिस्ट कह सकते हैं, वो वहां पे खड़े हो जाते हैं और जज को उस फैसले की तरफ जाने नहीं ही देते कि इसकी एज का तयन। फिर वो नादरा को भी चैलेंज हो जाता है, नादरा का सर्टिफिकेट दे दिए भी। असल में आप वकील हैं तो उसी हवाले से जो है वो इस तरह बनता भी है कि हम थोड़ा सा गो कि ये रिलेट नहीं है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ जरूर बात करनी चाहिए कि वहां पे शरिया ला वाले आपकी बात आपको। बिल्कुल रिलेट करती, जी मैं जी आपकी बात को एंडोर्स करती। और वो जो आपने पहले बात की थी ना कि कन्वर्शन वाला, जी अब मेरे से कुछ दिन पहले भी एक प्रोग्राम में पूछा गया था और उसके ऊपर हम्म मैंने यही रिप्लाई किया था कि हम्म ये जो कन्वर्शन है ना, जब इस तरह का कोई भी जोड़ा, ठीक हम्म है जोड़ा ही कह सकते हैं, हम्म जब इस तरह से कोई लड़की या लड़का जो है वो एक लव मैरिज कर लेते हैं, तो हम्म अब वहां पे अगर लड़की की एज का मसला आता है, हम्म तो एक नंबर एक
एक तो बात ये आ जाती है कि जी क्योंकि इस्लाम के अंदर जो है वो एज ऑफ प्यूबर्टी के ऊपर लड़की का शादी करना जायज है। अब होता यही है कि अगर फर्ज करें कि कोई बच्ची जो है वो क्रिश्चियन है सपोज, अब अगर वो क्रिश्चियन है तो क्योंकि इस्लाम में ये है कि अब वो कन्वर्ट क्यों होती है, इसीलिए कन्वर्ट होती है, उसे पता है कि एज ऑफ प्यूबर्टी का उसको फायदा मिल जाएगा, तो इसलिए कन्वर्शन की एक ये भी रीजन होती है क्योंकि वो इस सारी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। फिर उसके अलावा क्योंकि कन्वर्शन के बाद एक रिलीजन चेंज आ जाता है, तो फिर बेसिकली क्योंकि दूसरा जो रिलीजन है वो उस रिलीजन वालों को, नए वालों को भी इवन वेलकम करता है, तो ये भी रीजन है। मैं एक सजेशन ये भी देना चाहूंगी कि कुछ अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखें ना, तो कन्वर्शन के ऊपर हमें ये भी बात करनी चाहिए कहीं ना कहीं कि वहां पे कन्वर्शन का क्राइटेरिया बड़ा सख्त है। अगर सपोज फर्ज करें कि किसी जो है क्रिश्चियन ने या किसी यहूदी ने अगर मुसलमान होना है तो उसका क्राइटेरिया है, उसकी क्लासेस है, 6 महीने का कोर्स है, 1 साल के लिए वो मतलब मुख्तलिफ फेजेस से किसी को गुजारते हैं और उसके बाद उसको सर्टिफाई करते हैं। जी हमारे यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, मेरे ख्याल से हमें उसकी लेजिस्लेशन पे काम करना चाहिए ताकि ये जो चीज जो हमारे आमतौर पे जो कम्युनिटीज हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो जिस चीज के ऊपर एतराज करती है, इस मसले से हम निकल सकें। जी थैंक शुक्रिया यू सो मच। जी थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी देखें, अभी हमने प्रिवेंशन पे बात की, रीजंस पे बात की। आई थिंक हमें थोड़ा सा हीलिंग के बारे में बात करनी चाहिए, हीलिंग ऑफ द विक्टिम, क्योंकि हमने सबकी बात की है, गवर्नमेंट की बात की है, पेरेंट्स की बात की है, तो शायद हम अभी तक उस विक्टिम की बात नहीं कर सके, उस बच्चे की जिसके ऊपर ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि मेन विक्टिम तो वही है, वो भुगत रहा है सब कुछ, बाकी सब तो सिर्फ महसूस कर रहे हैं या देख रहे हैं, लेकिन जो मेन जिससे टूटा है या जो भुगत रहा है उस सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट से गुजर रहा है, अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहा है, वो विक्टिम है। तो उसकी हीलिंग के लिए यानी उसके जो स्कार्स हैं उसको हील करने के लिए आपका, एडवोकेट तबस्सुम साहब से सवाल है कि आपका क्या ख्याल है कि हम बीइंग अ फैमिली, एज अ सोसाइटी या गवर्नमेंट, इसको हील करने में उस बच्चे की किस हद तक मदद कर सकते हैं, उस विक्टिम की किस हद तक मदद कर सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या कदम उठाने की जरूरत है? क्या ख्याल है आपका, प्लीज बताएंगे जरा। हाँ जी, थैंक यू सो मच। सवाल तो बहुत अच्छा है कि हमने किस तरह से, क्योंकि जो हमने सबकी तो बात कर ली, गवर्नमेंट की जी भी बात कर ली, लॉ की बात कर ली है, लेकिन उस बच्चे की बात नहीं हम कर पा रहे जो जिसके साथ जो है ये जुल्म सितम हुआ है। क्योंकि अभी हम जो स्क्रीन शो हो रही है सैमसन साहब के पीछे, वो आप उसमें देख सकते हैं, आई एम नेक्स्ट, क्या मैं नेक्स्ट हूँ? क्यों? क्योंकि हम उस चीज पे तो देख ही नहीं रहे ना कि एक बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है तो उसकी सराउंडिंग में उसके जो बहन भाई हैं वो भी किस तरह से अफेक्टिव हो रहे हैं। उसके साथ साथ वो जो बच्चा है वो खुद अगर सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हुआ है तो उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए किस तरह से माँ बाप का जो किरदार है वो कलीदी है कि वो किस तरह से उसको केयर, प्रोटेक्शन और काउंसलिंग के साथ साथ उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करवानी जरूरी है, कि हम नहीं जानते कि वो बच्चा किस ट्रॉमा से गुजरा है। क्योंकि वो जो ट्रॉमा है, किस तकलीफ में है, किस परेशानी में है, उसके लिए भी हमें जो है वो फोकस करना पड़ेगा कि उसके वो, क्योंकि हमारा वो लॉ बनाना, हमारा वो प्रोटेक्शन करना, वो हमारे सेशंस करना, हमारी वो प्रिवेंशन करना क्यों जरूरी है? सिर्फ वो बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको इन फ्यूचर, क्योंकि वो हमारे मुल्क और कौम का सरमाया है, हमारी कम्युनिटी का, हमारे घर का सरमाया है, हमारी वो फ्यूचर बिल्कुल, इस नस्ल है वाकये वो, के बाद, जी, इस वाकये के बाद वो तकरीबन टूट चुका है, वो खत्म हो वो तो चुका है, वो बिल्कुल टेंशन में चला गया है, स्ट्रेस में चला गया है, वो एक अकेला शख्स महसूस कर रहा है अपने आप को, अकेला बच्चा, उसको अपने इर्द गिर्द जो है वो कोई अपना साथी, अपना करीबी नजर नहीं आ रहा, तो ये बिल्कुल जरूरी है। तो आप जी जी बिल्कुल आगे जी कंटिन्यू जी। करें। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम बार बार रेपिटेशन नहीं करें उस बच्चे के साथ सवाल, तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, शुरू से लेके डिटेल, क्योंकि कोर्ट्स में भी यही तरीका, जो किसी जो विक्टिम हुआ था उसके साथ यही कहा जाता है, वो रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो नहीं होने चाहिए। बार बार पहले वो बच्चे को प्यार मोहब्बत नहीं, दे, फैमिली लेवल पे, फिर उसके बाद अगर आप कोई लॉ का प्रोसीजर करते हैं, कुछ कोर्ट की प्रोसीडिंग करते हैं, तो उसमें भी काउंसलिंग बच्चे की बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि हमने सुना है कि चाइल्ड मैरिजेस, चाइल्ड कोर्ट्स जो हैं वो उनका इफ्तिताह हो चुका है कराची में भी, तो क्या करना चाहिए, वो ऐसे इदारे, चाइल्ड कोर्ट्स जी, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इदारे हैं जो काउंसलिंग करते हैं ऐसे बच्चों की, हाँ कुछ जी, ऐसे गवर्नमेंट के इदारे NGOs हैं वो वगैरह? जो काउंसलिंग करते हैं, लेकिन सर्टन हाउ कि पेरेंट्स ही विलिंग नहीं है कि वो उन बच्चों को उस काउंसलिंग की तरफ लेके भी जाए, कि नहीं वो घर में रहेगा, वो ऐसे खेलेगा, सब कुछ ऐसे नहीं हो जाता। एक फिजिकल, साइकोलॉजिकल एक ट्रॉमा है जिसकी वो पेन में है, जिस
क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो आपके साथ ओपन अप होएंगे नहीं कि वो किस तरह से आपके साथ शेयर करेंगे कि उनके साथ मसला क्या हुआ। तो उसके लिए जरूरी क्या है, सबसे पहले उनके साथ डिस्कशन किया जाए। डिस्कशन का भी एक स्पेसिफिक तरीका है। तो जेम्स रहमत साहब, आज इस गुफ्तगू को आप कैसे लेते हैं? जी, आज की सारी गुफ्तगू को जो है आप किस तरह वाइंड अप करेंगे? जी, मैं अपनी आज की गुफ्तगू को इस तरह से वाइंड अप करूंगा कि देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि घर में किसी भी छोटे बच्चे को कोई चोट लगती है तो वो उसके लिए एक छोटा सा वो ट्रॉमा बनता है और वो खौफज़दा हो जाता है कि मुझे चोट क्यों लगी है। और हम उसकी बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से उसको उसको उस ट्रॉमा में से, उस खौफ में से निकालने की कोशिश करते हैं और उसको ये समझाते हैं और हौसला देते हैं कि ये जो पेन हो रही है, इसको आपने किस तरह से सहना है, इस तकलीफ में से किस तरह से आप निकल आएँगे। तो मुख्तलिफ तरीकों से हम उसको मेडिसिन्स दे के लिए भी करते हैं और ये इस तरह से सारी चीज़ें करती हैं। लेकिन देखें जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का एक बच्चा जो है वो विक्टिम है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, तो ये वाली जो चीज़ है, ये ट्रॉमा शायद वो सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाता, ठीक है? खुदा ना करे कि किसी बच्चे के साथ इस तरह से कोई हादसा ये वाला हो, तो मैं नहीं समझता कि वो कभी भी ये वाला जो खौफ है उसके ज़हन से निकल पाता है। तो हमें इसके लिए बड़ी एक साइंटिफिक अंदाज़ में हमें सोचना पड़ेगा और इसके लिए काउंसलिंग जो है वो बड़े ट्रेन्ड लोगों से करवानी चाहिए और स्पेशली मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं स्पेशली वो इस काम के माहिर होते हैं कि किस तरह से वो बच्चों को काउंसलिंग कर सकें। क्योंकि ये एक एक थोड़ा-सा लेंथी प्रोसेस है। कुछ बच्चे जो हैं वो उसको जल्दी कबूल करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जो इस चीज़ को अंदर ही अंदर रखते हैं और इवन के किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते। जी, हम नेक्स्ट में कोशिश करेंगे कि कोई ज़रूर हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी इस तरह के लोग आएँ। तो एस्टर साहबा, मैं आगे बढ़ने लगा हूँ। तो जी, जी, बिल्कुल जी, ज़ायदा जी। एडवोकेट ज़ायदा सादिक साहबा, आप इसको कैसे वाइंड अप करेंगी आज की सारी गुफ्तगू को? जी सर। सर मेरे ख्याल से ये जितना बड़ा इश्यू है, हमें इंतहाई सीरियस होके तमाम लोगों को, उसमें कोई एक बंदा शामिल नहीं है। मेरे ख्याल से पूरी सोसाइटी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। वालिदैन का रोल सबसे हुँ, ज़्यादा आएगा, हुँ, पेरेंट्स का रोल सबसे ज़्यादा आएगा। जेम्स साहब की जो बात है, मुझे लगता है कि शायद सिर्फ साइकोलॉजिस्ट जो है हम उन पे नहीं कर सकते कि सिर्फ वही बच्चों की काउंसलिंग वगैरह करें। हुँ, अ, मेरा ख्याल है कि शायद जो मेन जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, मेन जो इसके अंदर जो इंडिकेटर्स होते हैं, मेन जो एक लैंग्वेज, एक टोन, इस तरह के बच्चों के साथ जो आम तौर पे रखी जाती है, उसकी जो एक ट्रेनिंग होती है, वो हमें कम्युनिटी लेवल पे देनी चाहिए लोगों को। और जो है ये काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल करेगी और उसके अलावा गवर्नमेंट लेवल पे 2 चीज़ों पे काम होना बहुत अशद ज़रूरत है। नंबर 1, गवर्नमेंट हमारी इसके ऊपर जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर किसी किस्म के डाटा कंपाइल नहीं कर रही, कोई स्टैटिस्टिक नहीं बना रही, जिसकी वजह से होता क्या है कि अनफॉर्च्यूनेटली हमें एक सही जो क्रूअल नंबर है उसका पता ही नहीं है। हमें जब तक क्रूअल नंबर का एक सही एग्ज़ैक्ट आइडिया नहीं है, हम डेफिनिटली जो हीलिंग के ऊपर उस लेवल पे शायद काम नहीं कर सकते। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसको सीरियस नोट्स के ऊपर जैसे कि ज़ारा लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। उसके अलावा जो है जो और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ हैं उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। जी। तबस्सुम साहब, आपकी गुफ्तगू तो गोया कंप्लीट नहीं हो पाई थी। लेकिन अगर आप उसको मुख्तसर करके 1-2 मिनट में आज की गुफ्तगू को समेटें, तो हम इजाज़त चाहें। जी। हाँ जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि अभी जैसे जेम्स साहब कह रहे थे कि हम सिर्फ साइकोलॉजिस्ट पे जो प्रोफेशनली ट्रेन्ड है, उनके ऊपर रिलाय करें। मैं ज़ायदा साहबा की जो बात है उसको एंडोर्स करूँगी कि सिर्फ हम साइकियाट्रिस्ट के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। वो एक एलिमेंट है, उनको भी इसकी, क्योंकि हम प्रॉपर्ली उस तरह से ट्रेन नहीं है कि हम बच्चे की उस तरह से जो है वो प्रिवेंशन कर सकें, उसकी हीलिंग के लिए करामत हो सके। लेकिन सबसे पहले हमें इस एंगल में भी सोचना पड़ेगा, जो बच्चा किसी भी सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हुआ है या क्यों, क्योंकि उसका ट्रस्ट
जो है वो ब्रेक हुआ है। और ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पहले फैमिली ही है, पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि वो अगर उस बच्चे को वापस ट्रस्ट दिला सकते हैं कि हाँ जो हुआ बेटा वो या बेटी वो आपके साथ जो हुआ वो जुल्म आपने नहीं किया, वो गलती आपकी नहीं है, वो गलती उसकी है जिसने वो गुनाह किया है। तो ये ट्रस्ट मेकिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वो पेरेंट्स, फैमिली, चाहे वो क्लोजेस्ट फैमिली जो है वो उसका काम है और ये उसी की जिम्मेदारी है और वही बहुत अच्छे तरीके से और ऐसे तरीके से इसको निभा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट बिल्डिंग पहले करेंगे तो वो बच्चा साइकियाट्रिस्ट के पास भी जो है वो उसके ऊपर भी ट्रस्ट करेगा, क्यों? क्योंकि उसका एक ट्रॉमा का शिकार हो चुका है। तो वो ज्यादा जरूरी हर तरह से, क्योंकि ये कुदरत का निजाम है कि जो बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग है वो फैमिली पेरेंट्स जो है वो बच्चे के साथ ज्यादा जरूरी कर सकते हैं। सॉरी, मेरी पहले जो है वो लाइन करेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो मेरा जो सवाल एक चीज और भी है, हम स्कूल लेवल्स में, चाहे वो गर्ल्स स्कूल हैं, चाहे वो गर्ल्स बॉयज कॉलेजेस हैं या स्कूल हैं, जो बच्चों के वॉशरूम्स हैं वहां पे हम पेरेंट्स, वहां पे टीचर्स, वहां पे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो विजिलेंट नहीं है, क्योंकि स्कूल के अंदर भी जो बच्चे हैं वहां सेक्सुअली अब्यूज का शिकार होते हैं अपने ही दूसरे सीनियर बच्चों से। तो क्या आया हम उस चीज के लिए बात करना पसंद करेंगे कि हम अगर माँ बाप जो है वो कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी है, हमारे बाद जो है वो बच्चे जो स्कूल में है वहां पे सेफ एंड साउंड है, तो हमें अपने अदारों को, अपनी इंस्टीट्यूशन को, अपने एरियाज को जहाँ पे हम बच्चों को ट्रस्ट करके छोड़ते हैं वहां पे भी अपना चेक एंड बैलेंस, बीइंग एज ए पेरेंट जो है ना, वो एक आम जो माँ बाप हैं वो भी अपना चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। क्योंकि वहां पे वॉशरूम्स में आप देखते हैं बच्चे जो है साइकोलॉजिकली सेक्सुअली अब्यूज हो रहे होते हैं और उनको सेंस ऑफ फियर और सेंस ऑफ गिल्ट का शिकार होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो उनके सीनियर साथी हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, जो उनको अब्यूज करते हैं, तो वो उनको कहा जाता है कि ये चीजें आपने जाके अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आप जो बीइंग ए पेरेंट्स है वो आप बच्चे में देखें कि वहां पे आप देखेंगे कि बच्चे की हरकत सकनात, बच्चे का स्टूल, बच्चे का मोशन जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है, बच्चे की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ साथ उसकी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो इन चीजों पे बात करने के लिए जो है वो टाइम लिमिटेशन तो है ही है। इस चीजों के लिए जब तक हम ओपन अप नहीं होंगे, जैसा कि शुजा साहब ने और जेम्स साहब ने कहा था कि मर्द की ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होने वाले जो हैं वो मर्द, करने वाले जो हैं वो ज्यादातर मर्द हजरात हैं जो खुद अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है। तो वो माइनर को जो किसी भी एज का है, बगैर रंग, नस्ल, मजहब की तफरीक के, बगैर जिन्स की तफरीक के, वो उसको अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। तो हमें, जैसे मैं अभी ये सोच रही हूँ कि मैं जब भी सेशंस कराती हूँ मुख्तलिफ एरियाज में जाके, तो मैं कहती हूँ यहाँ पे सिर्फ आपने फीमेल्स को और बच्चों को क्यों इनवाइट किया है, इनके पेरेंट्स को, इनके बहन भाइयों को भी बुलाएं, क्योंकि ये सुनना उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें किस तरह से विजिलेंट होना पड़ेगा उन कानून से, उन जराइम से और उन तरीकों से कि हम किस तरह से इन बच्चों की प्रिवेंशन कर सकें। जी जी, बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं एस्टर डैनियल साहबा, चूंकि एक एजुकेशनिस्ट हैं और एजुकेशन में जो है एक एलिमेंट ये भी है कि साइकोलॉजी, चिल्ड्रन या बच्चों की साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है। तो आप किस तरह से, अब चूंकि हम बिल्कुल एंड पे चले गए हैं, तो प्लीज आप मुख्तसर ही बताइएगा कि आप कैसे जो है इस कोशिश करती हैं कि ऐसी कोई बात ना हो। जी थैंक यू सो मच। एज अ पेरेंट पहले मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इन सारी बातों का सही हासिल ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनका एक सबसे बड़ा किरदार है अपने बच्चों को एजुकेट करने में। अब बच्चे और पेरेंट का जो ताल्लुक है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ज़ाहिर है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट के लिए। मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने बच्चों से सिर्फ बात नहीं करनी बल्कि उनसे सुनना भी है, उनको सुनना भी है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। अगर हम उनसे पूछते हैं ना हाउ वाज योर डे, तो ये बहुत जरूरी है कि हम उनसे पूछें कि आपका सारा दिन कैसा गुजरा, आपने सारा दिन में क्या किया। इवन आई एम अ वर्किंग मदर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्किंग काम कर रहे थे, लेकिन ये हमारा फर्ज है कि हम जरूर अपने टाइम का थोड़ा सा हिस्सा अपने बच्चों के लिए निकालें, उनके साथ बैठ के बात करें, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है। एवरीडे डिस्कशन, एवरीडे वी हैव टू आस्क देम कि भाई आज आपका दिन कैसा था, आपने सारा दिन क्या किया, आपके, फिर हमें उनके फ्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है।
और उनकी फैमिलीज के बारे में भी थोड़ा बहुत हमें जरूर अवेयरनेस रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे किन लोगों में, किन बच्चों में उठ बैठ रहे हैं। जी बाकी दूसरी बात ये कि देखिए इससे क्या होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा। जब ट्रस्ट होता है ना बीच में, तो फिर बच्चे जो है वो पेरेंट्स के साथ डिस्कशंस करने में काफी हद तक फ्रेंडली भी होते हैं और काफी हद तक उनकी जो झिझक होती है वो कम होती है। तो हमें एज अ पेरेंट बच्चों को वैल्यूज देने हैं, वैल्यूज फिर रिलीजियस वैल्यूज भी साथ देने हैं, एथिकल भी देने हैं, साथ हमें एक ट्रस्ट उनके दरमियान बिल्ड करना है। और ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा कि हम जब डिस्कशंस करते हैं, एवरीडे डिस्कशंस होती हैं, उनके साथ शेयरिंग भी करते हैं, सिर्फ उनकी बात नहीं सुनते, कई बार अपनी बात भी बताते हैं, लेकिन मेनली ये कि हमें उनको सुनना चाहिए। एज अ टीचर आई वुड से कि जैसे अभी सबने कहा कि स्कूल्स में ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को हर लेवल पे इसके बारे में बताया जाए। जैसे भी तबस्सुम साहबा ने वॉशरूम्स का जिक्र किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाकई ये बात बिल्कुल सच है कि जो बच्चों का लेवल है ये हमें हर लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं या कॉलेज या इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हैं, क्योंकि क्राइम्स तो हर जगह ही होता है, ये सेक्सुअल क्राइम तो हर जगह जो है बच्चा भुगतता है और हर एज में उसके साथ ही हो सकता है। तो ये एक और बात जो हमारे माशरे में भी है कि लड़का लड़की का जो फर्क है, इसके बारे में भी पेरेंट्स को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये क्राइम दोनों के लिए इक्वल है, दोनों के साथ हो सकता है और दोनों ही का सेम एक ट्रॉमेटिक स्टेज होती है जिससे वो गुजरते हैं और दोनों ही जो हैं वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट होते हैं इस बात से। और ये ट्रेनिंग्स जो हैं, अगर ट्रेनिंग्स की हम बात करते हैं तो जो ट्रेनर्स हैं वो बड़े एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनर्स होने चाहिए, क्योंकि अभी जैसे हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि जब आप इस तरह के विक्टिम से बात करें तो आपका एक प्रॉपर लहजा होना चाहिए, आपके प्रॉपर अल्फाज होने चाहिए, ऐसे अल्फाज जिससे वो बच्चा जो है वो हर्ट महसूस ना करे और वो लहजा ऐसा हो कि वो अपने आप को ट्रॉमेटाइज महसूस ना करे, वो अपने आप को एक आप उसको आपका लहजा उसको कॉन्फिडेंस दे सकता है, आपके अल्फाज उसको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि वो आपके साथ शेयर कर सके। सो ये वाकई बहुत जरूरी है कि हमें अवेयरनेस जो है बच्चों को भी देनी है अपने, और एज अ पेरेंट्स भी देनी है और एज अ टीचर्स भी देनी है, जी क्योंकि जी ये जी दोनों लेवल्स बहुत शुक्रिया। मैं इंडोर्स करूंगा कि चूंकि मेरी जो आंट थी वो ग्रामर स्कूल की प्रिंसिपल भी थी नर्सरी क्लास की, और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो छोटे बच्चे जो क्लास 3 से नर्सरी मोंटेसरी में आते हैं तो उनके लिए उन्होंने मस्ट करार दिया हुआ था कि अंडरवेयर पहन के आए। जी अब मेरे जेहन में जब ये बात हो रही थी कि हम अपने बच्चों को स्कूल लेवल, छोटी लेवल से किस तरह से ट्रेन करते हैं, जी बिल्कुल, वो किस गुड तरह टच और बैड टच वाली जो बात है ना, वो बिल्कुल सही है कि बच्चों को शुरू से बतानी बहुत जरूरी है, हाँ वो अदरवाइज एक मेंटली प्रेपरेशन है गो के, इसमें बिल्कुल मीनिंग बहुत वसी है। लेकिन एक वालदेन को ये जिस तरह स्कूल में क्या किया, फिर वो ध्यान रखना इसके दोस्त कौन से हैं, ये गली मोहल्ले के लोग कैसे हैं, ये रखना बिल्कुल बड़ा ध्यान है। जरूरी गो है के बिल्कुल। ये चैप्टर एक बड़ा वसी है, इसको एक सेशन, 2 सेशन, आज हमारा दूसरा सेशन था, गालबन बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि करने वाले को ये नहीं समझ आती कि वो क्या कह रहा है या क्या नहीं है, रिजल्ट हमारे देखने वाले ही हमें देते हैं। इन बातों के साथ कि अगर गवर्नमेंट लेवल या हमारा चर्च लेवल, टीचर, वालदेन, ये सारे जितने भी एक फैक्टर्स कह लें या अनासर कह लें या एलिमेंट्स कह लें जो जो असरअंदाज होता है, सारे अपनी पूरी जिम्मेदारी से अगर ये करेंगे तो चोर कभी नकब लगा नहीं सकेगा, या उसको जब दिक्कत होगी, मुश्किल होगी, तो फिर उसमें खातर खा जो है वो फायदा होगा। हमें ऐसे तमाम बंदों का, लोगों का जो है वो देखना है कि कौन सी किसकी क्या नजर है, किसका क्या मकसद है और उसका क्या है, ये सबको एक सैमसन मिलके। साहब जी, सैमसन साहब एक और बात मैं करना चाहूंगी जो जी शायद हमने मिस की। एक तो ये है कि बच्चों को खुद से भी बहुत सारी हमें ट्रेनिंग्स करवाने की जरूरत है। अगर हम देखें तो बहुत सारी जो निजी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वो कार्टून्स वाले जो फिल्म्स हैं वो पड़ी हुई है, जिसके अंदर वो सारी चीजें बताई जाती है कि किस तरह की सिचुएशन में बच्चे ने कैसे रिएक्ट करना है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने बच्चों को एक तो ये इस सारी चीजों के लिए भी तैयार करना है, ये बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि
जब हम ये चीजें बच्चों को नहीं बताते तो वो इवन जब उनके साथ कोई सिचुएशन होती है तो उनके लिए बिल्कुल नई बात होती है और वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, वो रिएक्ट नहीं कर पाते, वो अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाते। उसके अलावा जो वालिदैन हैं वो आजकल हमने देखा है कि बच्चों से इवन कि फर्ज़ करें कि बच्चे खेल के दौरान तंग कर रहे हैं तो वो जान छुड़ाने के लिए मोबाइल फ़ोन दे के बस साइड पे हो जाते हैं और जो बच्चा है उसकी मोबाइल फ़ोन के ऊपर किस तरह की ब्राउज़िंग है, कैसी एक्सेस है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी मेरा ख्याल है जी वालिदैन को थोड़ा-सा चेक एंड बैलेंस ये आपने जो मोबाइल की बात की कि ये जो एक बड़ा गलत तरीकाकार आ गया कि छोटे-छोटे बच्चों को उनको उनका ध्यान लगाने के लिए हमने मोबाइल दे दिए, वो कार्टून देखते रहते हैं। कार्टून ही सबसे बड़े जो हैं एक उसमें बहुत कुछ है और बच्चा कुछ और भी कर सकता है। आज छोटा बच्चा भी नेट नेट सोर्स को ऑफ टाइम इस्तेमाल करना समझ गया है। तो आप उसको बच्चे को एक ध्यान लगाने के या अपनी ज़िम्मेदारी काम करने के लिए बच्चों को जो है वो ले देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल का आदी है, अब क्या देख रहा है, क्या नहीं है। तो इसी तरह भी बेरारवी जो है आगे बढ़ती है। जेम्स साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि हम इजाज़त लें? जी, मैं कुछ कहना चाह रहा था कि मिस ज़ैदा ने बड़ी अच्छी बात की है। अभी देखें कि यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी जो क्लिप्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ पड़ी हुई हैं हुँ, जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के हवाले से हैं। हम अपने बच्चों को बता सकते हैं, उनको वो हुँ, दिखा सकते हैं हुँ, कि किस तरह वो अपनी बॉडी की जो है वो हिफाज़त कर सकते हैं। हुँ, इस तरह से लोग जो हैं, उनके जो करीबी लोग हैं उनके जो हल्का अहबाब के जो लोग हैं, किस तरह से उनको टच उनकी बॉडी को बैड टच करते हैं, किस तरह से उनकी बॉडी को गुड टच जो है, वो उनको फीलिंग आती है। इसके साथ-साथ थोड़ी-सी बड़ी एज की जो मैं कहूँगा कि जो टीनेजर गर्ल्स हैं देखिए जब उनमें मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स के पास मैं समझता हूँ कि बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है और अगर होती भी है, तो वो उस तरह से कंप्लीट नहीं होती जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो भी हमारी बच्चियों में आती हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि मैडम तबस्सुम से जो कि इस पे काम भी कर रही हैं, कि उसके हवाले से भी यूट्यूब पे बहुत सारी इस तरह का मटीरियल जो है वो मौजूद है और अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ से उसको उसको अपने बच्चों के लिए जहाँ भी आप उस पे कुछ करना चाह रहे हैं, कोई अवेयरनेस सेशन है या ट्रेनिंग है, तो वहाँ से भी वो चीज़ें जो हैं हमें हासिल हो सकती हैं। जी, तो इस तरह से इसके हवाले से लॉट ऑफ मटेरियल जो है वो डॉक्यूमेंटेड भी है और मतलब कि एनिमेशन के उसमें भी पड़ा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए जो है हेल्पफुल हो सकती हैं। लास्ट में यही कहूँगा कि हमारा जो आज का सारा सेशन था वो सारे जो पैनलिस्ट हैं हमारे वो अपनी-अपनी फील्ड में अपनी-अपनी एक मुस्नद राय रखते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सभी ने जो हमारे सवालात थे, उसके हवाले से बड़ी मुफस्सल जो है उसके हवाले से बातचीत हुई है। तो नाज़रीन इजाज़त चाहेंगे। हमारी बड़ी ख़्वाहिश थी कि जो शजा साहब जो एक गवर्नमेंट लेवल पे काम कर रहे थे, हम उनसे ये ज़रूर पूछते कि आपने क्या इक़दाम किए हैं, लेकिन उनका कहना कि उनके नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो जॉइन नहीं कर सके। तो नाज़रीन आपसे इस ख्वाहिश, इस तमन्नाओं के साथ, इस होप के साथ इजाज़त चाहेंगे कि आप अपने तौर पर भी जो है वो काम करेंगे, गवर्नमेंट या किसी के डिपेंड करने के बजाय आप काम करेंगे। तो खुदा सबका हामी और नासिर हो। टेक केयर, आप अपना ख़्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का, मुल्क व कौम का और सबका। बहुत शुक्रिया पैनलिस्ट आप सबका। मैं नाम ब-नाम जो है एडवोकेट ज़ायदा साहिबा आपका बहुत ममनून और मशकूर हूँ और इसी तरह एडवोकेट तबस्सुम साहिबा जो जिनका ये सारा टॉपिक लेकर हम आगे चले और उम्मीद है कि शायद इसी को प्रमोट करने के लिए हमें एक और टॉपिक मिले तो हम उसके मुतल्लिका बंदों को लेंगे। जेम्स साहब आपके बड़े चाहने वाले आज बैठे हुए थे, तो आपके भी हम बड़े मशहूर हैं। इसी तरह शजा साहब का भी हम कि उन्होंने कुछ ना कुछ हमारे साथ जो है आज इस गुफ्तगू में हिस्सा डाला। तो एस्टर डैनियल साहबा तो रह ही गईं। उन्होंने बड़े वक़्त के साथ बड़ी दौड़ के साथ आज शिरकत की, भाग-दौड़ के साथ ही। As तो my आपका working day भी actually. बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप काफ़ी Thank you.
प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। आप Thank you so सबका much. फिर इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। Thank जी। you. Allah Hafiz. खुदा हाफ़िज़।